नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के चोटी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 12 पर कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया यूएई इंक पैक्ट फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। पहली बार भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर साइन किया है। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी। MOU भारत और यूएई के बीच कुछ वर्षों तक चली परमाणु सहयोग संबंधी चर्चा का परिणाम है। ये रिजल्ट है। यूएई के 7 राज्यों, जिसको अमीरात बोलते हैं, उसमें से एक अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। 19 सितंबर 2022 को फ्रांस, भारत और यूएई के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के मौके पर न्यूयॉर्क में मुलाकात की और एक त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल कॉपरेशन प्रारूप का शुभारंभ किया। इस बैठक के बाद 4 फरवरी 2023 को तीनों मंत्रियों के बीच फोन पर वार्ता हुई। परमाणु सहयोग संबंधी MOU के अलावा दोनों पक्षों ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जिसको ADNOC भी बोलते हैं, और इंडिया की IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक दीर्घकालिक LNG सप्लाई के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये 15 वर्षों के लिए LNG समझौता IOC व गेल और अबू धाबी की कंपनी जो ADNOC है के बीच हुआ है। इससे भारत को सालाना 10 लाख मैट्रिक टन LNG की सप्लाई सुनिश्चित होगी। और सबसे अहम समझौता न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाली बात तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसमें से भी एक खास बात यह है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन के बीच हुआ है। और एक बात यहाँ पे ये भी हुई है कि अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस ने सोमवार को महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर जाकर फूल चढ़ाया है और उन्होंने यहाँ पे अमलतास का पौधारोपण किया है। भारत और यूएई दोनों I2U2 ग्रुप के भी सदस्य हैं। I2 का मतलब है इंडिया, इजराइल। U2 का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। इस न्यूज पर और नजर बनाए रखने की आवश्यकता होगी हम लोग की, क्योंकि अभी यहाँ पे अपडेशन और देखने को मिल सकता है। आज ये भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में जा सकते हैं, तो वहां पे भी कुछ एग्रीमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर, और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% टैक्स की समीक्षा करने के लिए नए GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी नए मंत्री समूह के लिए 50 दिन की समय सीमा तय की है। समीक्षा इस बात पर विचार करेगी क्या टैक्स के रेट को कम किया जाना चाहिए या टैक्स को समाप्त किया जाना चाहिए या विभिन्न प्रकार की पॉलिसियों के साथ एडजस्टमेंट यानी समायोजित किया जाना चाहिए। जीएसटी कंपनसेशन सेस यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस के भविष्य का मूल्यांकन करेगा, जिसे जुलाई 2022 में समाप्त होना था इस सेस को, लेकिन मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान कम टैक्स कलेक्शन और राज्य क्षतिपूर्ति के लिए विशेष उधारी के कारण इस सेस को बढ़ाया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ जीएसटी रेट में बदलाव किया गया है। पहला तो ये कैंसर की दवाओं पर जीएसटी रेट को कम किया गया है। वो दवाएं हैं ट्रेस्टुजुमैब, डेरेक्सटेकन, ओसीमर्टिनिब और डरवालुमैब। इन दवाओं पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उसको घटा करके 5% कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और कार के सीट कवर पर जीएसटी रेट बढ़ा दिया गया है, 18% से बढ़ा करके 28% कर दिया गया है। मोटरसाइकिल सीट कवर पर ऑलरेडी 28% जीएसटी रेट है। और नमकीन पर लगने वाले जीएसटी दर को भी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। और विश्वविद्यालय से मिलने वाले रिसर्च फंड पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, कोई जीएसटी नहीं चुकाना होगा आप लोगों को। और धार्मिक यात्राओं के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता था, अब उसको घटा करके 5% कर दिया गया है। जैसे आप लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पे बहुत से लोग हवाई यात्रा की सर्विस लेते हैं, तो उस पर 18% पहले जीएसटी लगता था। तो सरकार को लगा कि इस पे जीएसटी रेट कम होना चाहिए, इससे पर्यटन को पे चोट पहुंचेगी। बहुत कम लोग पर्यटन का लाभ उठाना चाहेंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, वहां शामिल होगी। ये न्यूज ये थी कि ऑन द चैलेंजेस टू रोड्स इन इंडिया, रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा पर भारत की स्टेटस रिपोर्ट 2024 आई है। आईआईटी दिल्ली द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। आईआईटी दिल्ली के ट्रिप सेंटर की रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने में भारत की जो
धीमी गति पर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क निर्माण और गतिशीलता के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। 6 राज्यों की FIR और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ राज्य अनुपालन यानी स्टेट कंप्लायंस ऑडिट पर आधारित है। ये मोटरसाइकिल चालकों और ट्रक से संबंधित दुर्घटनाओं में हायर डेथ रेट के साथ यानी उच्च मृत्यु दर के साथ सड़क यातायात मृत्यु दर में असमानताओं को उजागर किया गया है। सड़क यातायात चोटें एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बनी हुई हैं, जिसमें डेथ रेट को कम करने में न्यूनतम प्रगति हुई है। और कुछ वर्तमान आंकड़े हैं, उनको देख लेते हैं। वर्ष 2021 में सड़क यातायात चोटें भारत में मृत्यु का 13वां प्रमुख कारण और 12वां प्रमुख कारण हेल्थ लॉस था यानी स्वास्थ्य हानि थी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 8 पर कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा GKMS योजना के तहत जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयों यानी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मौसम यूनिट को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। IMD ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से वर्ष 2018 में 199 डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मौसम यूनिट की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य उप जिला स्तर की कृषि सलाह तैयार करने और प्रसारित करने के लिए मौसम के आंकड़ों का उपयोग करना था। मार्च 2024 में IMD द्वारा जारी एक आदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मौसम यूनिट को बंद कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मौसम यूनिट कृषि विज्ञान केंद्रों के भीतर स्थित थे। मौसम विज्ञान एवं कृषि में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मौसम यूनिट स्टाफ के रूप में भर्ती किया गया था। अब बात करते हैं कि कृषि मौसम इकाइयां क्यों महत्वपूर्ण हैं। भारत में लगभग 80% किसान स्मॉल यानी छोटे एवं मार्जिनल यानी सीमांत किसान हैं। वे दशकों से चले आ रहे कृषि संकट की पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से वर्षा आधारित कृषि का अभ्यास करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित मौसम परिवर्तनशीलता के साथ दबी जा रही है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर। डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान जलस्थली ऑपरेशंस यानी अभियानों के लिए ज्वाइंट डॉक्ट्राइन यानी संयुक्त सिद्धांत जारी किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह डॉक्ट्राइन एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है जो कमांडरों को आज के जटिल सैन्य माहौल में जलस्थली ऑपरेशंस के संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मंत्रालय ने कहा कि जलस्थली क्षमता सशस्त्र बलों को युद्ध एवं शांति दोनों के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में अनेक ऑपरेशन करने की शक्ति भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन बहुक्षेत्रीय ऑपरेशनों का एक महत्वपूर्ण घटक है और आर्म फोर्सेज यानी सशस्त्र बलों के बीच कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। जलस्थली ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत यानी ज्वाइंट डॉक्ट्राइन इस वर्ष जारी किया गया दूसरा ज्वाइंट डॉक्ट्राइन है और सामान्य रूप से आर्म फोर्सेज यानी सशस्त्र बलों और विशेष रूप से जलस्थली ऑपरेशन की संयुक्तता और एकीकरण पर उचित ध्यान केंद्रित करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को रूस के साथ इस महीने से शुरू होने वाले ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज और एक एयर एक्सरसाइज यानी हवाई अभ्यास की घोषणा की है, जो रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान उनकी सेनाओं के बीच निकटता को रेखांकित करता है। मंत्रालय ने कहा कि नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 अभ्यास जापान सी यानी सी ऑफ जापान और उत्तर में ओखोटस्क सी में होगा। इसने कहा कि नौसैनिक और हवाई अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन यानी रणनीतिक सहयोग में सुधार करना है और सुरक्षा खतरों से संयुक्त रूप से निपटने की उनकी क्षमता को मजबूत करना है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि दोनों नौसेनाएं पैसिफिक रीजन यानी प्रशांत क्षेत्र में एक साथ परिभ्रमण करेंगी। ऐसा उन्होंने 5वीं बार किया है और साथ में रूस के ग्रेट ओशन 24 एक्सरसाइज यानी अभ्यास में भाग लेंगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 5 पर कवर किया था। इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अरावली में एक रिसर्च सर्वे के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त लंबा कछुआ जिसका वैज्ञानिक नाम है इंडोटेस्टोडो एलांगटा देखा गया है। कछुआ मध्यम आकार का होता है जिसका खोल पीले भूरे या जैतून के रंग की होती है। अलग अलग काले धब्बे होते हैं और प्रजनन के मौसम के दौरान इसके नथुने के चारों ओर गुलाबी रंग का छल्ला बन जाता है। यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी है जिसमें नॉर्थ इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन में गुआंगशी प्रांत,
और प्रायद्वीपीय मलेशिया शामिल है। यह आमतौर पर वर्ष के पर्णपाती और सदाबहार वनों और समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर के निचले इलाकों में निवास करता है। IUCN यानी यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल द्वारा वर्ष 2018 तक लंबे कछुए को क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में लिस्टेड किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें मानवीय गतिविधियों के कारण जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की लास्ट न्यूज होगी हम लोगों की, इसको PIB ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, जिसको शॉर्ट में PMKMY भी बोलते हैं, देश भर के सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह वृद्धावस्था पेंशन योजना एक वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत पात्र स्मॉल यानी छोटे और मार्जिनल यानी सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। पात्र होने के लिए किसान अपने कामकाजी वर्षों के दौरान पेंशन फंड में मासिक योगदान करते रहे हों, जिसमें केंद्र सरकार भी योगदान देती है। किसानों को बुढ़ापे में सुरक्षा जाल यानी सिक्योरिटी नेट प्रदान करने वाली इस लैंडमार्क स्कीम यानी ऐतिहासिक योजना ने अपने क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता शुल्क देकर नामांकन करा सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु के किसानों को इस दौरान आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। जो भी किसान हैं, किसानों को 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह का कंट्रीब्यूशन करना होगा, तभी ये पेंशन मिलेगी। तो साथियों, आज के चोरी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।